सो सभी तैयार हैं 30 डेज 30 मिनट्स चैलेंज के लिए? तो फ्रेंड्स, जब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पढ़ के इसको कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है, तो आप लोग वोकैबुलरी भी क्यों रट रहे हो? रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करना है. सो लेट्स डू इट. Where budget 2025 was largely dominated by the income tax rate and slab relaxations. जब बजट 2025 वो खास तौर पर इनकम टैक्स रेट के बारे में और जो डिफरेंट स्लैब्स इनकम टैक्स रेट्स के लिए मिली थी उनमें रिलैक्सेशंस छूट के बारे में था, बजट 2026 हैज डन अवे विद बिग बैंग मेजर्स. बजट 2026 ने बहुत बड़े बड़े फैसले या कदमों से अपने आप को रोक लिया है पूरी तरह से. इंस्टेड इट्स स्कैटर शॉट अप्रोच. तो बड़े बड़े फैसले लेने की बजाय इस बार का जो बजट है वो एक स्कैटर शॉट अप्रोच को अपनाता है थ्रू वेरियस सेक्टोरल एंड इश्यू बेस्ड मेजर्स. बहुत सारे सेक्टोरल और इश्यू बेस्ड कदम के जरिए. When taken together, जब इन सारे कदमों को एक साथ लिया जाता है, is aimed at propelling India's growth over the medium term. तो ऐसा लगता है कि ये सारे कदम निशाना बना रहे हैं या किसी जो लक्ष्य है इनका वो है इंडिया को मीडियम टर्म में ग्रोथ की तरफ धक्का मारना. ठीक है. सो बेसिकली रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, छूट. ठीक है. सो राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कंसेशंस, डिस्काउंट्स जो कि बजट में मिले. पिछले साल बजट में जो डिस्काउंट्स, जो कंसेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी मिली उनकी बात हो रही है. क्लियर हुआ? सो देखो, डन अवे विद, हैज डन अवे विद का मतलब होता है, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह से छोड़ देना, किसी चीज को या खत्म कर देना या इस चीज से हट जाना. ठीक है. तो पिछली बार जो बड़े बड़े फैसले और कदम लिए गए थे उनसे गवर्नमेंट इस बार हट गई है. इस बजट 2026 में उन बड़े कदमों से, फैसलों से सरकार हट गई है. व्हाट इज स्कैटर शॉट? स्कैटर शॉट का मतलब होता है जब निशाना साधा जाए और वो अलग अलग टारगेट्स को जाके एक चीज हिट करे. तो बजट 2026 एक अप्रोच है या एक इस अनाउंसमेंट ने अलग अलग टारगेट्स को हिट किया है. ठीक है. Through various sectoral and issue-based measures when taken together is aimed at propelling. Propelling का मतलब होता है पुश करना, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में धक्का देना. So to drive or push something forward in a particular direction. Scatter shot का मतलब होता है which is not in a systematic manner, which is not aimed at targeting a single thing, but for targeting multiple objects. Haphazard, random, scattered, incidental, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए स्कैटर शॉट के. स्कैटर हो रहा है यानी फैल रहा है, बिखर रहा है. और एमलेस. ठीक है. और एंटोनिम्स इसके हो गए यानी आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्डरली एंड रेगुलर तरीके से किसी चीज पर निशाना साध रहे हैं. ये ऑपोजिट हो गए इसके. आगे बढ़ते हैं. गिवन द लेवल ऑफ जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज दैट द इंडियन इकोनॉमी फेसेस. अगर हम जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल अनिश्चितताओं की बात करें जो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था जिनका सामना कर रही है, दिस डिफ्यूज्ड अप्रोच इज लाइकली अ मोर इफेक्टिव पॉलिसी देन टारगेटेड बिग बैंग अनाउंसमेंट्स वुड बी. तो ये जो डिफ्यूज्ड अप्रोच है वो ज़्यादा असरदायक पॉलिसी साबित होगी बिग बैंग अनाउंसमेंट के कंपैरिजन में, बड़े बड़े फैसलों के कंपैरिजन में. दिस इज नॉट द टाइम फॉर फर्दर डिसरप्शन. ये समय नहीं है और ज़्यादा मैस करने का और ज़्यादा गड़बड़ियां पैदा करने का. Budget 2026 contains announcements for the manufacturing sector, various services sectors, as well as particular provisions to help labor-intensive sectors such as textiles and leather.
बजट 2026 में ऐसी बहुत सारी घोषणाएं शामिल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, अलग अलग सर्विस सेक्टर्स और खास तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर के प्रोविजंस, यानी जो उसमें छूट दी गई हैं या जो उन चीज़ें उनमें शामिल की गई हैं उन पर आधारित हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज और सेक्टर जिनमें ज़्यादा लेबर लगती है। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ों की बात कर दी, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री की बात करी और ये बोला है कि ये दोनों लेबर इंटेंसिव है। बाकी इन्होंने क्या बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं बजट 26 में। ठीक है, और बेसिकली अगर हम टोन की बात करें तो अभी तक हमें टोन कुछ भी नहीं मिली है। अभी सारी चीज़ें ऑथर ने जो भी बताई हैं वो सब फैक्चुअल हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें बच्चों, तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये बजट की एनालिसिस होने जा रही है, बजट की एनालिसिस और कमेंट्री है ये। ठीक है, हमें किसी भी आरसी को करते समय 4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पहला, हमें सब्जेक्ट देखना होता है। दूसरा, हमें टोन या ऑथर का एटीट्यूड देखना होता है। तीसरा, हमें फ्लो देखना होता है कि क्या ऑथर सेम फ्लो में बात कर रहे हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं, उनका बेसिक फ्लो क्या है। और चौथा, हमें देखना होता है उसका कंक्लूजन या एंडिंग की जो पैसेज है वो फाइनली क्या कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूज का मतलब सबको लगभग पता होगा, जब सोलर रेज अर्थ पर आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, यानी सारी डायरेक्शंस में बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिसरप्शन का मतलब होता है सेवाओं का बाधित हो जाना। ठीक है, जैसे कि मेस, मडल, मिसप्लेसमेंट एंड माल फंक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ें। और मैंने एक जो डन अवे विथ अभी एक ईडियम आया था ना, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ आपको सोची थी एग्जाम्पल, कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए, मॉडर्न जनरेशन हैज़ डन अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लेटर्स। ठीक है, जो नई जनरेशन है उसने लेटर लिखने की जो प्रथा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, एंड दे हैव स्विच टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सही बैठ रहा है ये एकदम। सो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, द बजट इंक्लूड्स मेजर्स कवरिंग 7 वेल थॉट एरियाज। तो बजट 7 बहुत अच्छे तरीके से सोचे गए एरियाज हैं जिन पर कदम उठा रहा है या कदम लिए गए हैं। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ केमिकल्स, कैपिटल गुड्स एंड टेक्सटाइल्स, ये सातों एरियाज हैं जो वेल थॉट हैं। बजट में 2026 में इन पर कदम उठाए गए हैं। Semiconductor and electronics manufacturing are the few sectors that have gained from the government's existing PLI scheme. अब ये बता रहे हैं गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम जारी है, जो चल रही है, उससे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उन चुनिंदा सेक्टर्स में से हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाया है। द इंडिया Semiconductor Mission 2 and the increased allocation under the electronics component manufacturing schemes are appropriate follow-ups to this. अब इन्होंने दो चीज़ों की बात बताई, एक तो गवर्नमेंट की ये जो मिशन है सेमीकंडक्टर मिशन, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इन दोनों के तहत सरकार ने इस बजट में जो ज़्यादा पैसा दिया है वो इस डायरेक्शन में फॉलो अप लगता है। अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, सूटेबल, एप्ट, फिट। ठीक है, और फॉलो अप का मतलब कि इसी स्कीम के तहत, PLI स्कीम के तहत एक्सपेंशन लगता है, या ऐसा लग रहा है ये दोनों स्कीम्स आपस में एक दूसरे को एलोकेशन, इंक्रीज्ड एलोकेशन इन 26 बजट एंड PLI स्कीम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल, फिट, एप्ट। ठीक है, सो अभी हमने इन तीनों का मीनिंग कर लिया है। एलोकेशन का मतलब होता है बजट में कुछ पैसा आपको मिलना, अलॉटमेंट होना या ईयर मार्किंग होना। अप्रोप्रिएट, सूटेबल, प्रॉपर, एप्ट। फॉलोअप्स
यानी ये दोनों स्कीम्स एक दूसरे को फॉलो अप कर रही हैं और बेसिकली इस स्कीम की बात की गई है, बजट के एलोकेशन की बात की गई है। ये कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीएलआई स्कीम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलो अप्स यानी बाद के जो मेजर्स होते हैं उन्हें फॉलो अप्स मेजर भी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर सेक्टर्स वेयर इंडिया नीड्स टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया को वैश्विक तौर पर कॉम्पिटिटिव बनने की जरूरत है। The Biopharma Shakti scheme is aimed at making India a global biopharma hub with an allocation of 10,000 crore over the next 5 years. और बायोफार्मा शक्ति स्कीम जो सरकार की है, उसका उद्देश्य या लक्ष्य भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, जिससे और इसीलिए इसमें अगले 5 साल तक 10,000 करोड़ का एलोकेशन या अलॉटमेंट किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी अ सेक्टर दैट इंडिया डज वेल। फार्मास्यूटिकल पहले से ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया अच्छा करती है। आर एग्जाम्ड फ्रॉम द यूएस 50% टैरिफ। और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ये ऑलरेडी जो यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% इम्पोर्ट पर जो टैरिफ लगाया है उससे पहले ही बाहर है। एग्जाम्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सक्लूडेड है, ठीक है, और इट इज केप्ट आउट ऑफ द टैक्स नेट। टैक्स नेट से इसको पहले ही बाहर रखा गया है। ये एक्सक्लूडेड है 50% टैरिफ से। टैरिफ क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट दोज सेक्टर्स दैट आर करेंटली हिट बाय दोज सेम टैरिफ्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जिन सेक्टर्स पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है उन्हें हम सपोर्ट करें। The National Export Promotion Mission announced in the last budget was implemented only by December 2025, 9 months into the financial year. जो नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जिसको कि पिछले बजट में जिसकी घोषणा की गई थी वो दिसंबर 2025 में इम्प्लीमेंट हुआ और ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर को शुरू हुए 9 मंथ हो चुके थे। ऑब्वियस सी बात है, 2025 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से शुरू होगा और मार्च 31 2026 को ख़त्म होगा। तो चूंकि दिसंबर 2025 में ये मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने ऑलरेडी निकल चुके थे। The center should ensure that this budget's integrated program for the textiles sector does not face similar delays. तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि बजट में जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टेक्सटाइल से रिलेटेड वो भी इसी तरीके की देरी का सामना ना करें। तो यहां पर क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन चेता रहा है, ऑथर सावधानी बरतने को कह रहा है, कॉशियस टोन हो गई। Also, the various measures aimed at creating champion MSMEs, providing them equity, liquidity and professional support must be implemented quickly. और इसके साथ साथ एक तो ये चीज़ इंश्योर करें, इसके साथ साथ जो विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनका लक्ष्य MSME चैंपियंस को बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? उनको समय पर इक्वल, जस्ट एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, कैश फ्लो प्रोवाइड किया जाए, बैंक से जो लोन्स मिलते हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, डिलेज ना की जाए प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन में। इसके अलावा ये 3 चीज़ें भी इन्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएं। तो बेसिकली देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी लिक्विड की एबिलिटी कि वो कितना कैसे फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब, डू रिमेंबर इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर लिक्विडिटी मीन्स कैश फ्लो, ठीक है। लिक्विडिटी मीन्स कैश फ्लो एंड इक्विटी का मतलब आप सभी को पता है, इक्विटी का मतलब होता है वैल्यू होना, उसकी वर्थ होना, जस्ट फेयर ट्रीटमेंट मिलना, ठीक है। MSME अकाउंट फॉर 48.6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। जो ये MSMEs हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं,
वो ऑलरेडी इंडिया के 48.6% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड द यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इवन इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड सून, मान भी लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि वो बहुत जल्दी आप उनको लागू कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, एनफोर्स कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, विल नॉट किक इन क्विक इनफ टू ऑफसेट द ऑनगोइंग पेन कॉज्ड बाय द यूएस टैरिफ्स। तब भी जो यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाकर जो पेन दिया है, जो अभी भी चल रहा है, तो तब भी ये उस दर्द को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे, काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। द सर्विसेज सेक्टर टू, सर्विस सेक्टर भी स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम बजट 2026। शुरुआत में ही बता दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को फायदा मिला है। ठीक है, तो इसी भी 2026 बजट से सर्विस सेक्टर को भी फायदा मिलने वाला है। द हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर शुड गेट ऑफ द ग्राउंड सून। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमिटी को बना रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल स्टार्ट करेगी। गेट ऑफ द ग्राउंड, गेट ऑफ द ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल स्टार्ट करना। ठीक है। द फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिकल टूरिज्म वेयर इंडिया इज ऑलरेडी डेवलपिंग स्ट्रेंथ इज अ गुड स्टार्ट। यहाँ पर भी देखो प्रेज वर्दी है अप्रोच, टोन, एटीट्यूड। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर पे और मेडिकल टूरिज्म पे जो हमारा ध्यान बना हुआ है, फोकस बना हुआ है, जहाँ पर इंडिया पहले से ही बहुत विकास कर चुकी है, वो भी एक अच्छी शुरुआत है। इन कीपिंग विद द बजट्स मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, अगर हम बजट की मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ रहें तो सेंटर हैज सॉट टू केटर टू द इलेक्शन बाउंड स्टेट्स दिस ईयर थ्रू सेवरल स्मॉलर अनाउंसमेंट। तो सेंटर ने जो हमारे बहुत सारे राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखा है। कैसे? उन्हें बहुत छोटे छोटे उनके लिए अनाउंसमेंट किए गए हैं इस साल बजट में। ठीक है। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोंग्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप बहुत सारे डायरेक्शंस में सुधार कर सकते हैं। सच एज डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू बेनिफिट ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो उन्होंने बोला है डेडिकेटेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, पूरी तरह से उसी के फायदे के लिए जो चीज की गई हो। ठीक है। तो पूरी तरह से ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए हैं। एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है वो केरला के लिए बनाई है और इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के लिए बनाया है। एंड द फर्स्ट ऑफ द न्यू नेशनल वाटरवेज टू बिगिन इन ओडिशा, और ओडिशा में ये अपने आप में पहले और नए नेशनल वाटरवेज बनाए हैं। हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट की बात करता है, वाटरवेज वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करता है। तो जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज हो गए। ठीक है। रादर देन थ्रू द कंसोलिडेटेड पैकेजेस ऑफ द पास्ट, ये कह रहे हैं कि पहले जो इस तरीके की चीजें बेनिफिट्स मिलते थे ना, वो किसी कंसोलिडेटेड पैकेजेस का पार्ट होते थे, लेकिन अभी इस बजट में उन्हें सेपरेट एलोकेशन मिला है। ठीक है। As for the center's finances, budget 2026 offers a mix of expenditure enthusiasm and revenue sobriety. अगर हम सेंटर के फाइनेंसेस की बात करें तो बजट 2026 एक मिक्स हमें ऑफर करता है। किस चीज़ का? कि एक तरफ तो इसमें एक्सपेंडिचर को लेके जोश दिखाई देता है और दूसरी तरफ रेवेन्यू यानी इनकम को लेके सोबराइटी यानी सोबरनेस दिखाई देती है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जो धक्का है, जो पुश है, जो थ्रस्ट है, एस्पेशली विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के को लेकर, हैज कंटिन्यूड, वो अभी भी जारी है। परहैप्स इन रिएक्शन टू द रियलाइजेशन दैट करंट कंडीशंस डू नॉट एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऐसा लगता है शायद ये जो गवर्नमेंट ने किया है वो उसका एक रिएक्शन है, ये जानकर, ये समझकर कि जो प्राइवेट या बोलना चाहिए लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है। इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके तहत जो हमारे देश के लोग हैं
वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो देखो एंथुजियाज्म का मतलब मैंने जोश बताया था, आर्डर, फर्वर, स्पिरिट, वार्मथ, ठीक है। और सोब्राइटी, सोब्राइटी का मतलब होता है सोबरनेस। तो बेसिकली देखो एक्सपेंडिचर यानी सरकार जिन चीजों पे खर्चा करती है, रेवेन्यू मतलब सरकार को जिन जिन चीजों से इनकम होती है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? इनकम। व्हाट डज द टर्म रेवेन्यू मीन्स? रेवेन्यू मीन्स इनकम, ठीक है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारा एक्सपेंडिचर जो सरकार एसेट्स को बनाने के लिए करती है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं, इसलिए उनको एसेट्स बोला जाता है। जैसे कि लैंड, हाईवेज, वाटरवेज, ये सब क्या है? ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, है ना। या फिर मशीनरी खरीदना। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो इस समय करंट कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि सरकार की जनता इन चीज़ों में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। इसीलिए शायद सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुश किया है। पुश का मतलब सिंपल सा है, एलोकेशन बढ़ा दिया है, जिससे कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। ओवरऑल capital expenditure is set to grow to 12.2 lakh crore in 2026। ये कह रहे हैं ओवरऑल पूरे तौर पर अगर देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026-27 में बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो जाएगा और ये जीडीपी का 4.4% हो जाएगा, द हाईएस्ट इन एटलीस्ट द लास्ट 10 ईयर्स। और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी क्या है, आप अगर ये समझोगे नहीं तो इस चीज़ का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब जो ऑथर है वो गवर्नमेंट को प्रेज कर रहा है, प्रेज वर्दी, तारीफ कर रहा है, कमेंड कर रहा है उनके एफर्ट्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इंडिस्पेंसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द अनाउंसमेंट ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। अब जो ये बात की जा रही है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, उसमें क्या क्या शामिल है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। फ्रेट का मतलब क्या होता है? जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे बोलते हैं फ्रेट। एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर मैन पावर नीडेड। और जो भी मैन पावर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में या सर्विस सेक्टर्स में हमें ज़रूरत पड़ती है इंसानों की, लोगों की, उनको ट्रेनिंग देना भी शामिल है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। These rail corridors are also to be supplemented by coastal cargo promotion scheme। और ये जो रेल कॉरिडोर्स हैं इनको सप्लीमेंट किया जाएगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत भी इनको सप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि टू इंसेंटिवाइज इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग, ताकि इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग के शेयर को भी, इंसेंटिव शेयर को भी आप बढ़ा पाए, ठीक है। सरकार ने इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग को ये चाहती है कि उन्हें इंसेंटिव बढ़कर मिले, उनका शेयर इंसेंटिव्स में बढ़ जाए, इसलिए भी ये किया गया है। तो बेसिकली आपको पता है ना इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है? ये इंसेंटिवाइज क्या हो गया? ये वर्ब हो गई, है ना। और इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड सैलरी के अलावा आपको जो भी बेनिफिट्स या इमोल्यूमेंट्स आपका एम्प्लॉयर देता है उसे क्या बोलते हैं? इंसेंटिव, ठीक है। तो इंसेंटिव इज लाइक अ कैरेट दिस मैन इज होल्डिंग इन हिज हैंड। एम्प्लॉयर है ये, और जो वो है जो एम्प्लॉई है वो इसको चेज कर रहा है, ठीक है। It is noteworthy that the center has revised downwards its capital expenditure for 2025-26। ये नोट करने लायक है, नोटवर्दी है, रिमार्केबल है कि सेंटर ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डाउनवर्ड्स का मतलब दोबारा से रिवाइज किया है। 2025 में जो इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था उसको इसने रिवाइज किया है 10.9 लाख करोड़ से बढ़ा को। देखिए क्या लिखा है, इट इज नोटवर्दी दैट द सेंटर हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2025-26 टू 10.9 लाख करोड़ फ्रॉम 11.2 लाख करोड़ इनिशियली बजटेड। तो ये कह रहे हैं कि इनिशियली
you It is noteworthy that the center has revised downwards its capital expenditure for 2025-26 to 10.9 lakh from 11.2 lakh crore initially budgeted. तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियली जो गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेशन किया था 11.2 लाख करोड़ का, उसमें इन्होंने 10.9 लाख करोड़ और ऐड कर दिया है, ठीक है, इससे बढ़ाकर ये किया है, तो ये डज नॉट सीम करेक्ट। या तो ये आपके एडिटोरियल में कोई कुछ गड़बड़ हुआ है लिखने में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि रिवाइज किया है। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है? ओके, डाउनवर्ड्स है, राइट राइट राइट। सो बिकॉज इट्स डाउनवर्ड्स, सो इट मीन्स कि इन्होंने घटाया है, ऑफिशियली रिड्यूस किया है सेंटर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। पहले इतना इन्होंने बताया था बजट में, लेकिन उसे रिड्यूस करके अब इतना कर दिया है। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दिस ईयर्स टारगेट विल बी मेट। अब ये देखने के लिए रह जाता है, मतलब अब ये देखना बाकी है कि क्या इस साल के जो टारगेट्स हैं उनको हम मीट कर पाएंगे, उन तक हम पहुंच पाएंगे। बट इवन कमिंग क्लोज, लेकिन अगर हम उनके पास भी पहुंच गए, विल प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल फिलिप टू द इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत मेजर सब्सटेंशियल इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल फिलिप मिल जाएगी, यानी कि राइज मिल जाएगी, ग्रोथ मिल जाएगी, स्टिमुलेशन मिल जाएगी। On the revenue front, the center did not announce any major tax cuts for individuals or corporation. लेकिन अगर हम सरकार की इनकम की बात करें कि सरकार को कहाँ कहाँ से इनकम होती है, तो गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा टैक्स कट्स नहीं इंडिविजुअल्स के लिए, यानी इनकम टैक्स पर और कॉरपोरेशन टैक्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स कट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, अनाउंस नहीं किए हैं। In 2019 and 2025 respectively, corporations and individuals received substantial tax relief. अब ये बता रहे हैं कि 2019 और 2025 में इंडिविजुअल यानी कि इनकम टैक्स पर और कॉरपोरेशन टैक्स पर लोगों को बहुत फ़ायदा मिला था। टू अनाउंस मोर, अगर और ज़्यादा अनाउंस किया जाता, वुड हैव पुट अनड्यू स्ट्रेस, तो सरकार के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता, बोझ आ जाता, ठीक है, on central finances at a time when its expenditure commitments, एक ऐसे समय पर जब सरकार के एक्सपेंडिचर को लेके जो कमिटमेंट्स हैं, जो वादे हैं, नोन, जो कि हमें पता है, या जो सरकार मान के चल रही है कि फ्यूचर में वो इतना करेगी, आर सब्सटेंशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर है, वैल्यूएबल है, सिग्निफिकेंट है। However, while direct taxes have largely received procedural improvements, हालांकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको बहुत सारे प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स उनमें हुए हैं, मतलब प्रोसीजर से रिलेटेड सुधार उनमें हुए हैं। द बजट हैज़ इंक्लूडेड अ स्लीव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिलैक्सेशंस। बजट ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स में छूटों को ऐड किया है। अ स्लीव ऑफ मतलब अ बंच ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ स्लीव ऑफ, अ बंच ऑफ, अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिलैक्सेशंस को बजट में इंक्लूड किया गया है। For the promotion of marine, leather and textile products export and speeding up India's energy transition. हम renewable energy sources की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया गया, मतलब ट्रेडिशनल से अब हम नॉन रिन्यूएबल से अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक। देखो, एंटिसिपेटेड का मतलब मैंने अभी बताया कि फ्यूचर को हम गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट करते हुए कि फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक है। देन इनकम टैक्स, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो भी इनका फ़ायदा उठाता है या जो भी इनकम अर्न कर रहा है डायरेक्ट उसी के ऊपर लग रहा है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और ये भी एक डायरेक्ट टैक्स ही है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इस बार के बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली है। द टैक्स रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आर लार्जली सोबर, लेकिन टैक्स से सरकार को कितनी आय होगी, ठीक है, ये इन प्रोजेक्शंस का मतलब होता है जो हम प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि भाई हाँ 2026 में 2025-26 यानी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में सरकार को जो टैक्स से इनकम होगी वो जो बेसिकली है वो सोबर है, बहुत
टेम्परेट है, मॉडरेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है. Corporate tax revenue is projected to grow nearly 14% over the budget estimates of 2025-26. लेकिन 25 के बजट में जो अनुमान लगाया गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कितना रहेगा, द कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो नियरली 14%. तो उसमें 14% का उछाल माना गया है. ठीक है, 2025-26 में जो एस्टिमेट किया गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इतना होगा, तो उसमें जो उछाल है लगभग 14% का आएगा, ग्रोथ आएगी. This is broadly in line with the revised estimates for 2025-26 coming in 12.4% higher than the actuals of the previous year. This is broadly in line. ये मेजर तौर पर उसी लाइन में है with the revised estimates for 2026 जब एस्टिमेट्स को रिवाइज किया गया, coming in 12.4% higher than the actuals of the previous year, जो कि हमने एस्टिमेट किया था कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारे जो रेवेन्यू होगा वो 12.4% हाइयर होगा. ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया. ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 14% कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हुआ. उसी तरीके से दूसरी जो उन्होंने बोली है रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 के कमिंग इन 12.4% हाइयर देन द एक्चुअल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो हमें जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू था उसके कंपैरिजन में 12.4% हमें ज़्यादा हुआ है. तो जो हमने एस्टिमेट किया था रियलिटी में भी वही चीज़ हो रही है, इसीलिए उन्होंने बोला है इन लाइन. ठीक है, ठीक है. इनकम टैक्स रेवेन्यू हैज़ बीन बजटेड टू ग्रो 1.9% ओवर द BE ऑफ 2025-26. तो ये बोल रहे हैं इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू है हैज़ बीन बजटेड टू ग्रो. ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स से जो सरकार को आय होती थी उसमें सरकार ने 1.9% का माना है कि इस साल इस बजट में वो बढ़ जाएगा. ओवर द बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ 2000 एक्सपेक्टेशन है ये. ठीक है, जो बजटरी एक्सपेक्टेशन थी 2025-26 में कि हमें इतना होगा, तो इस साल उसमें भी एक्चुअल मतलब ये है कि इन्होंने जितना एस्टिमेट किया था उससे एक्चुअल में भी 1.9% की ग्रोथ आएगी. यहाँ भी ग्रोथ आ रही है. तो मतलब रेवेन्यू साइड में हर जगह ग्रोथ दिखाई दे रही है. कॉर्पोरेट टैक्स में भी दिखाई दे रही है कि हमें जो एक्चुअल था उसके कंपैरिजन में हमें इतना ग्रोथ मिली. ठीक है, और एक्सपेक्टेशन भी इतनी ही थी. साथ में इन्होंने इनकम टैक्स रेवेन्यू का भी बता दिया कि इनकम टैक्स से भी जो हमने बजट में मान के चले थे कि हमें इतना रुपया मिलेगा, लेकिन सरकार को उससे भी बढ़कर ही पैसा मिला है. एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉलोइंग लास्ट बजट सब्सटेंशियल रेट रिलैक्सेशन, क्योंकि सरकार ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, अनुमानित था कि बजट में जो हमने बहुत बड़े लेवल पे छूट रिलैक्सेशंस दी है कि हमने इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाकर 12 लाख रुपए जो कर दी है, तो उससे वो होना ही था. ठीक है, आउटकम आना ही था. Gross GST revenue has been projected to contrast 13.5% in 2026-25. अब ये कह रहे हैं कि GST से जो इनकम होनी है has been projected to contract, वो उसको सिकुड़ना था. ठीक है, has been projected to contrast 13.5%. अब इन्होंने कहा 26-27 जो 26 फाइनेंशियल ईयर है उसमें GST से जो इनकम होगी वो 13.5% कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. A reflection of the September 2025 rate rationalization, जो कि रिफ्लेक्शन होगी 2025 सितंबर में गवर्नमेंट ने जो GST को रिड्यूस किया है, रेट को रेशनलाइज किया है, उसकी वजह से. एंड द एंड ऑफ द कॉम्पेंसेशन सेस, और गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए जो एडिशनल टैक्स लगाया था उनकी वजह से GST रेवेन्यू कम हो जाएगा. ठीक है, उनको एंड कर दिया है गवर्नमेंट ने. किसको ऐड किया है? कॉम्पेंसेशन, मतलब जो भी हमें नुकसान होगा उसके लिए हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे. देखो, सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स या एडिशनल टैक्स. ठीक है, तो इसे वो हम सेस बोलते हैं. और कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ये देखती है कि इस साल हमें रेवेन्यू कम होने वाला है. भाई गवर्नमेंट के रेवेन्यू का जरिया क्या है? जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती है वो. तो जब गवर्नमेंट, आप देख रहे हो इनकम टैक्स में भी रेट कम कर दिए, GST के भी स्लैब्स 3 डिफाइन कर दिए, उनको भी बहुत बहुत कम कर दिया है ना. तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो इससे नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए जो एडिशनल टैक्स लगाएगी उनको भी गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है.
ठीक है। रेट रेशनलाइजेशन किया है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को रेशनली सोचकर काउंटर बैलेंस करना। रेट रेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ने समझा कि जो रेट लगा रही है टैक्स की, क्या वो सही है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है 2026 फाइनेंशियल ईयर में वो भी कम रह जाएगा 13.5%। ठीक है, बाय टू कॉन्ट्रैक्ट 13.5%। टेकन टुगेदर, सारी चीजों को साथ में लेकर अगर चले, इन द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 4.3% ऑफ जीडीपी इन 26-27। ये कह रहे हैं अगर हम सारे तरीके की इनकम और एक्सपेंडिचर्स की बात हुई है ना, इनकम टैक्स से होगी, कॉर्पोरेट टैक्स से होगी, जीएसटी से होगी, और हम जितने भी एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर्स को साथ में लेके चले, तो सेंटर को जो फिस्कल डेफिसिट होगा, यानी फाइनेंशियल डेफिसिट जो कमी आएगी, वो मान के चल रहे हैं कि जीडीपी का 4.3% होगी। ठीक है, 26 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसका फिस्कल डेफिसिट 4.3% होगा। बच्चों, डेफिसिट क्या होता है? जब आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो तो उसी को बोलते हैं डेफिसिट। डाउन फ्रॉम 4.4% एस्टिमेटेड फॉर 25-26। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये 25-26 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 25-26 में इसे 4.4% एस्टिमेट किया गया था, लेकिन 2026-27 में इसे 4.3% एस्टिमेट किया गया है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ भी चीजें सुधरी हैं। While the center's fiscal consolidation path since the COVID-19 pandemic has been admirable। भाई ये वाला जो इस एडिटोरियल है आज का बहुत लंबा है, बिकॉज ये पूरी की पूरी कमेंट्री जो बजट पर है ना, सो इट हैड टू बी अ वेरी लेंदी वन। सो ये कह रहे हैं while the center's fiscal consolidation path since the COVID-19 pandemic has been admirable। अब देखो कितनी अच्छी चीज है, यहाँ सीधे सीधे हमें निकल के आ रहा है कि जो एडिटर का टोन है ना, प्रेज वर्दी है, एडमायरेबल है, ही इज प्रेजिंग द गवर्नमेंट। तो सेंटर की जो फिस्कल यानी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, फाइनेंसेस को कंसोलिडेट करना, अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करना, एक्सपेंडिचर और इनकम को कंबाइन करने वाली पैंडेमिक कोविड-19 के बाद जो भी चीज़ें रही हैं, जो रास्ता रहा है जिस पर चलकर सरकार अपने फाइनेंशियल कंसोलिडेशन करना चाहती है, वो बहुत तारीफ करने लायक है। कंटिन्यूड एग्रेशन इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट डिजर्व सम क्वेश्चनिंग। लेकिन जो सरकार का एग्रेशन दिखाई देता है कि वो अपने डेफिसिट को कम करना चाहती है, ठीक है, यानी अपने नुकसान की थोड़ी सी भरपाई करना चाहती है, उस पर सवाल उठने चाहिए। ठीक है, डिजर्व्स, वो लायक हैं, दे आर वर्दी ऑफ क्वेश्चनिंग, they have the merit to be questioned। Even the economic survey argued for some fiscal flexibility। ये कह रहे हैं जो अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था उसमें भी ये कहा गया था, सजेशन दिए गए थे कि भाई सरकार को थोड़ा फाइनेंशियल फ्रंट पर फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नरम पड़ने की ज़रूरत है फॉर द सेंटर गिवन द जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल कंडीशंस। आज के समय में जो इंडिया की जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल कंडीशंस है उनको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल बजट 26 में डिसअपॉइंट दोज लुकिंग फॉर मैसिव टैक्स रिलीफ्स और सब्सिडीज। तो ये कह रहे हैं मोटे मोटे तौर पर जो लोग बजट में बहुत बड़े बड़े टैक्स रिलीफ और सब्सिडीज के बारे में सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको निराश कर सकता है 2026 का बजट। बट इज नेवरदलेस ए क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल एफर्ट। लेकिन उन सब के बावजूद 26 का जो बजट है वो क्रेडिबल, मतलब उससे क्या करना चाहिए, विश्वास किया जाना चाहिए, एंड क्रेडिटेबल, और उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, ऐसे प्रयास है। ठीक है, सो बेसिकली बहुत लंबा था आज का ये एडिटोरियल। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके फटाफट से आंसर्स वर्कआउट किया कीजिए और उसके बाद मैच किया करिए, and then do tell me your performance every single day so that we can scale to the heights, right? The author's attitude towards budget 2026 can best be described as। तो देखो ध्यान रखना, हमारे जो जितने भी टोन्स हैं, अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर इन टोन्स में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, तो ध्यान रखना कॉशन वाला अगर कोई टोन है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वही होता है, क्योंकि काम ही मीडिया का ये होता है कि सरकार को चेताए, जनता को चेताए। ठीक है,
देखो हाईली क्रिटिकल एंड डिसमिसिव नहीं है, हाईली क्रिटिकल, एडमायरेबल बोला है, ठीक है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बहुत आशावादी है, यही है आंसर। सावधानी बरतने को कह रहे हैं कि जो फायदे मिलने हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो जल्दी दे दो, ठीक है। जो आप इसके डेवलपमेंट इक्विटी लिक्विडिटी देना चाहते हो एमएसएमईज को वो भी जल्दी दे दो। तो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और तीसरी चीज इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा है कि सरकार को थोड़ा सा डेफिसिट बैलेंसिंग जो कर रही है उसमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, और एडिटर ने भी वही चीज कही। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। Why does the author support the absence of big bang measures in budget 2026? Because why वाले क्वेश्चन को बिकॉज लगा के देखेंगे, इसमें लगा हुआ है तो बेटर है, नहीं लगा है तो लगा कर ही चाहिए करना चाहिए। Because the government lacks fiscal capacity. गवर्नमेंट की फिजिकल कैपेसिटी बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगाकर जो डेफिसिट उसके हो रहे हैं, यानी कि इनकम कम एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसे बैलेंस कर सकती है। 100 रुपये अगर खर्च कर रही है और इनकम अगर उसे 95 हो रही है तो 5 रुपये का जो डेफिसिट है उसे कहीं भी कवर कर सकती है, टैक्स ज़्यादा लगाकर, टैक्स की स्लैब को कम करके कहीं पे भी कवर कर सकती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आई थी कि आपने पढ़ा था कि इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए अब उन्होंने जो कर दिया है, 12 लाख से नीचे वालों पर जब टैक्स नहीं लगेगा तो उससे रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है बच्चों, इससे कंप्लायंस बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग टैक्स देने पे करने लगते हैं, इसलिए रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। बिकॉज द गवर्नमेंट लैक्स फिजिकल कैपेसिटी, नो वेज, बिकॉज अर्लियर रिफॉर्म्स हैव फेल्ड, क्योंकि जो पहले रिफॉर्म्स हुए थे वो फेल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट को हर जगह उन्होंने अप्रिशिएट ही किया है, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि पिछले 5 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था उसमें इस बार वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है, और 5 सालों में भी बहुत अच्छा रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्री की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है। तो एडमायरेबल हुआ। बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज परसिस्ट, क्योंकि अभी भी जारी हैं, अनसर्टेनिटीज अभी भी जारी हैं, इसलिए बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Which of the following best explains the importance of semiconductor and electronic sectors in the editorial? इन दोनों के क्या फायदे हैं? They are labor intensive sectors, no ways. लेबर इंटेंसिव किसे बताया? टेक्सटाइल को और लेदर को, यही बताया है लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। क्योंकि दे जनरेट इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी कहीं नहीं बताया कि उनसे बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दे हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग PLI स्कीम, यही बताया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, उस स्कीम से लिंक्ड है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। The author's concern regarding the national export promotion mission mainly highlights. ऑथर का जो कंसर्न, जो चिंता है, इसको लेकर वो क्या हाईलाइट करती है? इनएडिक्वेट फंडिंग को हाईलाइट करती है? नहीं, फंडिंग तो बड़ी है, राइट। लैक ऑफ इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये मुद्दा है, ये चिंता का विषय है, ये भी कहीं नहीं बताया। डिलेड इम्प्लीमेंटेशन इज द रीजन, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी 2025 में 9 महीने निकल गए, तब जाके कहीं दिसंबर में आपने इम्प्लीमेंट किया है ना, ये मत करना। 5th, ये मैंने आंसर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा कि आपकी सही है या नहीं है, बिकॉज दिस पैसेज इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। What inference can be drawn about the EU free trade agreement from the passage? क्या इन्फ्रेंस निकल के आता है कि ये कहीं ना कहीं जो इफेक्ट हुआ है यूएस के टैरिफ लगाने की वजह से उसे सब्साइड कर देगा, है ना, ऑफसेट कर देगा, बैलेंस कर देगा, यही है ना। EU से हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो भले EU हमारे पर 50% ज़्यादा टैरिफ लगा देगा, तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान हो रहा है यहाँ मिलने वाले फायदे से काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। Which of the following best reflects the budget's approach towards election-bound states? Which of the following best reflects the budget's approach? कौन से चीज़ को सही तरीके से जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट करता है? That offering multiple small targeted initiatives, कि ये ऑफर कर रहा है बहुत सारे स्मॉल टारगेटेड इनिशिएटिव्स को टारगेट कर रहा है, यही चीज़ बताई थी। केरला में कोकोनट स्कीम को ले लिया, ओडिशा, तमिलनाडु,
और आंध्र प्रदेश में इन्होंने किसको लिया है, कॉरिडोर्स बनाए हैं रेयर अर्थ मिनरल को लेके, है ना, तो टारगेटेड हो गया। और पहले जो बजट थे उनमें कंसोलिडेटेड पैकेजेस के तहत ये सारे कदम उठाए गए थे, लेकिन अब जो है वो फोकस्ड उठाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। बेसिकली ये जो आंसर है ना, इसमें मुझे लगता है व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फ्रॉम द पैसेज, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ की जा सकती है, ये हमारा नॉलेज बेस्ड है। इस पैसेज को आप दोबारा पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअली उल्टा है। क्यों है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 9 महीने का समय इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप लगा रहे हो और उसमें भी चांसेस, अगर आप पहले की पैसेजेस को पढ़ोगे ना, पैराग्राफ्स को, तो उसमें दिया हुआ है कि ये जो FTA है बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, तब तो ये काउंटर बैलेंस कर पाएगा फिर FTA। अगर नहीं हुआ तो हमारे नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पर ये है, इसलिए आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने ये वाला आंसर पर टिक क्यों किया, मैं आपको सी बता रही थी, इट मे हेल्प इन लॉन्ग टर्म बट नॉट इमीडिएटली। सॉरी, मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए ये गलत लग रहा था, आई एम सो सॉरी। आंसर इज सी, इट मे हेल्प इन द लॉन्ग टर्म बट नॉट इमीडिएटली। इन्होंने क्लियर कट बताया है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी अब ये टाइम लग जाएगा, क्योंकि 27 कंट्रीज़ के पास उनकी लैंग्वेजेस में चेंज होके जाएगा, फिर वो सभी लोग साइन करेंगे, फिर EU की पार्लियामेंट में वो रखा जाएगा, तब कहीं जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। तो हमें बेनिफिट तभी मिलेंगे जब उनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो आंसर इज सी। मैंने आंसर को डिस्कस नहीं किया, मैं ऑप्शंस पे सीधा पहुंच गई थी। What does the author imply by stating that capital expenditure has continued due to lack of private investment? ये कह रहे हैं कि ऑथर का क्या इम्प्लाई क्या कर रहा है, क्या वो छुपा हुआ मीनिंग है जब वो ये कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैज़ कंटिन्यूड ड्यू टू लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। भले ही प्राइवेट लोग या बोलना चाहिए जनता इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को करना जारी रखे हुए है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट एट एनी कॉस्ट। प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो this can be one reason, but we have to find the best option, right? Government spending is compensating for weak private demand, कि प्राइवेट डिमांड बहुत, या बोलना चाहिए कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम डिमांड वो लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रही है। तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही बात हो रही है यहाँ पे। लोगों की डिमांड ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें, है ना, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट करके उस क्षति को, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बाकी ऑप्शन देखो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, लैंड, मशीनरी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग, ऑपोजिट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्राउडिंग, ऐसा है क्या, प्राइवेट लोग, या बोलना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है तभी तो गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ये ऑपोजिट है। क्राउडिंग आउट पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग से ज़्यादा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हैज़ एंडेड, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करवा रहे हैं तो प्राइवेट हम क्यों बंद करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन। इसने, ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि गवर्नमेंट का फिस्कल कंसोलिडेशन को लेके जो स्टेप है वो बहुत एग्रेसिव है, उसे क्या चीज़ सपोर्ट करती है, ज़्यादा मजबूत बनाती है। राइजिंग इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन की कहीं कोई बात नहीं हुई है। डिक्लाइनिंग GST कलेक्शन अलोन, नहीं, GST कलेक्शन कम हुआ ज़रूर है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ठीक है। परसिस्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दिस इज द आंसर। ये कह रहे हैं कि इस समय इकोनॉमिक लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इसीलिए आप जो एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन कर रहे हो वो मत करो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कॉल द डे ऑफ, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट analysis of budget, and do watch it, do understand it thoroughly, because this is going to give you topics for essay, for GB, for interview, and so on. Thank you very much.